जी, प्रताप सिंह जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रदेश के परिवहन मंत्री। प्रताप सिंह जी, क्या मजदूरों को अब ये तमाम व्यवस्था हो चुकी है, सरकार ने व्यवस्था कर ली है कि तमाम लोगों को निःशुल्क है वो राजस्थान से बाहर उनकी सीमा तक, उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाएंगे आप? देखिए, ये आपको सबकी मैं नॉलेज में डाल दूं कि ये पहले भी राजस्थान की सरकार ने जो बसें लगाई, बसों से लेकर आज के बहुत दिन पहले प्रवासी मजदूरों को लेकर हम लोग सब दुखी और परेशान थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पहल की, तो पीसीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट भी बोलते रहे, सोनिया गांधी जी तो शुरू से बोल रही है इस बात को कि जब आप विदेशों से लोगों को ला सकते हैं तो जो प्रवासी मजदूर पूरे देश में परेशान हो रहा है, पैदल चल रहा है, बच्चों के साथ, बीबी के साथ, परिवार के साथ, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसको राजनीतिक चश्मे से हमको नहीं देखना चाहिए। केंद्र सरकार पिता के रूप में पूरे देश की सरकारों की पिता की भूमिका केंद्र सरकार को निभानी चाहिए। और कंट्रोल रूम बनता, दिल्ली में 100 अधिकारी लगते, अलग अलग राज्य का अधिकारी होता और मजदूरों के दर्द को समझता, और ये तय होता कि हर राज्य में ट्रेनें हम लगा रहे हैं, मजदूरों के लिए लगा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाएगी, इतना पैसा हमने राज्य सरकारों को दिया, वो पैसा जारी करते। आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा संकट आया 100 वर्ष के बाद, एफसीआई के गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, राज्य सरकारों को गेहूं खरीदना पड़ रहा है, एक आदेश जारी करना है केंद्र सरकार को कि जो भी गेहूं मांगेगा उसको गेहूं देंगे, गेहूं की हमारे पास कोई कमी नहीं है। रामविलास पासवान बयान देते हैं लेकिन गेहूं जारी नहीं करते। केंद्र के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चश्मा लगाना पड़ेगा, उनको बसें दिखाई नहीं देती। हिंदुस्तान के हर चैनल पर राजस्थान रोडवेज की और राजस्थान की बसें दिख रही है मजदूरों को ले जाते हुए। वो खुद केंद्र में मंत्री है, प्रधानमंत्री जी से बात करें, गेहूं का कोटा बढ़वाएं राजस्थान का, जिससे लोगों को राशन मिल सके। देश में जिस सरकार ने, जिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख और अच्छे दिन आएंगे और 15 लाख हर खाते में जमा हो जाएंगे, 10 से 15 हजार रुपए तो जमा करा दो हर खाते में। और राजनीति इसलिए शुरू हुई है, सोनिया गांधी जी ने इसलिए कहा है कि जब केंद्र सरकार ने व्यवस्था नहीं की तब सोनिया गांधी जी को आगे आकर कहना पड़ा। प्रवासी मजदूरों के मामले में अशोक गहलोत शुरू से बोलते रहे, शुरू से हम काम करते रहे। आपका स्टैंड कहां पर है? जब भी कोई बात होती है, मैं पत्रिका को तो बधाई दूंगा, मैं पत्रिका पे चार्ज नहीं कर रहा, मीडिया कई चैनल, मेरा सुबह झगड़ा हुआ, वो बोले सोनिया गांधी जी को ये बयान देने की जरूरत कहां थी। मैंने कहा आपसे गलती हुई हमसे, हम आप मीडिया से हम पूछेंगे पहले, आप एंकर हैं, आप समझदार हैं नेशनल मीडिया के, अब आपसे हम सुनिए, अब उनकी बात नहीं करेंगे, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ में तालमेल को लेकर लगातार खबरें आ रही थी, क्या अब वो पूरा सिस्टम है, वो मैकेनिज्म तैयार हो गया है, तमाम लोगों को निःशुल्क है वो दूसरे राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया आपकी ओर से? प्रताप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। विशाल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों को पहले भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीमा तक पहुंचाया जा रहा था। कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स ने बदमाशी की, मैंने पत्रिका में खबर पढ़ी। अब खबर पढ़ने के बाद अभी आज पत्रिका के जो रिपोर्टर है मिस्टर विजय, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे समझी पूरी बात। फिर मैंने आरटीओ को, ऑफिसर्स को आदेश दिए कि राजस्थान पत्रिका में ये खबर छपी है कि कुछ प्राइवेट ऑपरेटर दलालों के जरिए बदमाशी करके मजदूरों से ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, 4,500 से 5,000 रुपए। जब हमने ये तय कर दिया कि कुछ मजदूरों ने अपना ग्रुप बनाकर मुझे भी फोन किया कि सर प्राइवेट बसें जो आप बसें लगा रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजो, उन बसों में हमें जगह नहीं मिल पा रही है, तो हम तो ग्रुप बनाकर किराया देकर जाना चाहते हैं। मैंने कहा जाओ, हमने तय कर रखी है रेट। जब अखबार में खबर पड़ी मैंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। मैंने कहा ऐसे बस वालों की बसें जब्त करो, तो उन्होंने एक्शन लिया। आज सब जगह हमारी टीमें हमने उतारी है और ये देख रहे हैं कि मजदूर को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सके। हम तो बसों में ले ही जा रहे हैं, हमने ऐप भी डाउनलोड किया है, कोविड का राजकॉम ऐप पर जाएं, डायरेक्ट एसडीएम के, कलेक्टर के हमने नंबर दिए, नोडल अधिकारी लगाएं, डायरेक्ट वहां अप्लाई करें, वो सारा काम हम कर रहे हैं। मैं तो इसलिए आज आपसे ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ी बात ये है कि जब एयर इंडिया की फ्लाइट से हम विदेशों से लाते हैं लेकिन मजदूर का दर्द नहीं होता। आज फिर केंद्र सरकार का बयान छपा है कि 7 मई से हम हवाई जहाज चालू करेंगे, उनको यहाँ लेकर आएंगे। बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन जो मजदूर सड़क पर तड़प रहा है, बॉम्बे में लाख से ज्यादा मजदूर इकट्ठे होते हैं, लाठीचार्ज करना पड़ता है, दिल्ली में इकट्ठे होते हैं, जयपुर के इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं, उनको भगा भगा कर हम तो चाहते हैं वो यहाँ रहे। आप जानते हो जयपुर में एक मजदूर को भूखा नहीं सोने दिया। आप किसी से बात कर लेना, सुबह शाम खाने का भोजन बेचते हैं, सूखे राशन के किट बांटते हैं। हमारी ड्यूटी हम एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि ये मजदूरी भारत है, ये असली भारत है और इस भारत को हमें समझना पड़ेगा। और इस वक्त मैं आपके पत्रिका टीवी के जरिए लोगों से कहूंगा, आज जो
थर्ड लॉकडाउन में जो आज हमने बहादुरी का काम किया, मैंने खुद ने दुकानों पर जाकर देखा, शराब की दुकान पर बड़े डिसिप्लिन के साथ लोग खड़े थे अनुशासन में, 4-4 घंटे तक सुबह जल्दी जाकर लाइन लगा ली। लेकिन फिर जयपुर में बंद करनी पड़ी शराब की दुकानें सारी, ये भी तो अराजकता भी तो हुई, इसको भी मानेंगे आप? विशाल जी, ऐसे चेहरे थे, आप मेरी बात समझिए जी, ऐसे चेहरे थे जो राशन ले रहे थे, उनके पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उस वक्त। आज वो दारू की दुकान पे पैसे आ गए उनके। मैंने कईयों को कहा तू तो वही है अजी भाई साहब, मैंने कहा तेरे पास पैसे आ गए और तू आगे लाइन में खड़ा हो गया, कमाल कर रहे हैं। मैंने कहा इस वक्त हर आदमी को समझना पड़ेगा, इतनी भीड़ निकली है शराब खरीदने के लिए। और राशन के टाइम पर मैंने कहा तुम्हें राशन के लिए तो मुझे कह रहे थे हमारे पास पैसे नहीं है, कई लोग नहीं भाई साहब अब आगे। मैं कहा कैसे आगे तेरे पास पैसे, राशन हमसे उपलब्ध करवा रहा है या दारू की दुकान पे लाइन में लगा हुआ है। लेकिन ऑन सीरियस नोट प्रताप जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या कल भी ये परिस्थितियां रहेंगी? राजस्थान में शराब की दुकानें, ठीक है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन के अंदर ये कहा है कि खुल सकती हैं, लेकिन जिस रूप में परिस्थितियां पैदा हुई हैं और ख़ास तौर से जयपुर, जोधपुर या ऐसे ज़िले हैं जहां पर परिस्थितियां वाकई विकट हैं, हम बिल्कुल ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं, यहाँ तो हमें जंग जीतना है या फिर हमारी पूरी आबादी है वो संक्रमण का शिकार हो सकती है। इन परिस्थितियों में क्या इन दुकानों का वाकई खुलना उतना ज़रूरी है? विशाल जी, एक बात आप मान के चलिए, ये जो शराब का मामला है इसमें मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। पूरे राजस्थान के हालात ये हो गए, जगह जगह हट्टियां लग गई है, यूरिया डालकर नकली शराब बनने लग गई, एडिक्ट लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरा ये मानना है कि राजस्थान के 70% लोग 70% लोग ऐसे जो शराब पीते हैं। ऐसा तूफान मचा रखा है, जितनी डिमांड राशन की नहीं है उससे ज्यादा मैं पब्लिक पे जाता हूँ। राशन बट रहा है उसका धन्यवाद नहीं है भाई साहब, दारू पे टैक्स लगा दो लेकिन दारू की दुकान खुलवा दो। ऐसे ऐसे आदमी बात कर रहे थे, हिम्मत देखो आप उनकी। ऐसे में ये शराब की दुकानें केंद्र सरकार खोलने को मजबूर इसलिए हुई कि आप खुद लाइन दिखा रहे हो कि भाई कम से कम नकली शराब पीकर कोई मरे नहीं। इतनी जबरदस्त ब्लैक हो रही थी, काला बाजारी हो रही थी, इसको लेकर अपराध बढ़ रहे थे। अब ये खोली तो अचानक लोग टूट कर पड़े। अब इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि शराब की दुकान खुले तो लोग क्या समझ रहे हैं कि फिर वापस पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी मौका, जिंदगी में यही अमृत है, आज ही ले लो। मैंने कई जगह, मेरी आदत है आप जानते हो, भीड़ में जाता हूँ, मैंने कई जगह डांट लगाई, मैंने कहा आज ही पी के मरेगा क्या? मैंने उनसे कहा, हंसने लग जाए, अरे भाई साहब आज तो लेना ही पड़ेगा। अरे क्या लेना पड़ेगा, तेरे घर जा, दुकानें खुली रहेगी। लेकिन मानने को तैयार नहीं, इतनी भीड़ बढ़ा दी कि दुकानें बंद करनी पड़ी, टोकन सिस्टम लागू करना पड़ा। मतलब हमें राशन का किट बांटने में इतनी परेशानी नहीं आई जितनी दारू की दुकान जो हम फ्री में किट बांट रहे थे ना, वो आसानी से बट रहे थे। लेकिन जब दारू की दुकान का पैसा लग रहा है लेकिन भीड़ इतनी हो गई कि कहीं मेरी बारी नहीं छूट जाए। इससे ये मैं लोगों से अपील करूंगा, दारू के लिए इतने पागल मत होइए, शराब के लिए पागल होना तो कोरोना को हराने के लिए होइए। भीड़ निकल गई एक साथ बाहर। अरे लॉकडाउन में आपको जो छूट मिली है उतनी छूट का फायदा उठाओ। यदि कोरोना बढ़ गया तो हम बच नहीं पाएंगे, ये भीड़ हमको मार देगी। लेकिन अब ये इस भीड़ को कंट्रोल करना कैसे होगा प्रताप सिंह जी? ठीक है, लोग हैं वो उनको समझना चाहिए, वो तो एक भूमिका हो गई उन लोगों की, ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन मुद्दा ये कि आप व्यवस्थाएं कैसे संभालेंगे? शराब की दुकानें वो खोली हैं, क्या इसके अंदर जो लाइसेंसधारी हैं उनको भी आप अकाउंटेबल बनाएंगे? सिस्टम अगर बिगड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती है तो? विशाल जी, ऐसी दुकानें जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करती है, शराब की दुकानों पर, उन दुकानों को बिल्कुल बंद कर देंगे, सीज कर देंगे। शराब के दुकानदार ये सुन ले, उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है, पुलिस को डायरेक्शन दिए गए। मैं लोगों से कहूंगा बेवजह घरों से नहीं निकले, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक घूमने की परमिशन नहीं मिली है। अभी कोरोना गया नहीं है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हमें समझदार बनना पड़ेगा, मास्क लगा पड़ेगा। अब जुर्माना हो गया, बेवजह कोई बाहर निकलेगा उसके पैसे लग जाएंगे, उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता हूं, लेकिन आज जिस ढंग से लॉकडाउन टूटा उससे मैं इतना कहूंगा लोगों से कि ये कोई कोरोना खत्म नहीं हो गया, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन जारी है। कुछ शर्तों के तहत छूट दी गई है जिससे लोग धीरे धीरे अपना बिजनेस कर सके। उस बिजनेस में भी मैंने देखा बाकी दुकानों पर तो लोग नहीं पहुंचे, शराब की दुकान पर सारे पहुंच गए और वैसे चिल्ला रहे थे मेरे पास राशन नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। और दोनों सुबह शाम खाने के लिए रोटी भेज रहे थे, राशन उपलब्ध कराया और अचानक इनके पास शराब के लिए पैसे आ गए। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा, सब भारत बनकर सोचो भैया, और ये कम से कम अपना बचाव करो, दूसरों का बचाव करो। यदि इसी तरह लगे रहे तो तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन सरकार है उसको भी देखना पड़ेगा, सिस्टम को देखना पड़ेगा कि आबकारी के लिए अगर आप दुकानें खोल रहे हैं शराब की तो कैसे नियमों की पालना होगी।